हेलो गाइस, क्लास 11th। देखिए, हमने यूनिट 3 स्टार्ट कर रखी लॉ ऑफ मोशन के बारे में और हम फोर्स और लीनियर मोमेंटम का बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में, और उससे पहले हम एक थोड़ी सी स्टोरी का डिस्कस कर लेते हैं। जो गैलीलियो थे हमारे पास, जो न्यूटन है, उन्होंने 3 लॉ दिए। उससे पहले गैलीलियो ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर से फेंकते हैं नीचे, चाहे वो हैवी हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, क्लियर है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, एक साथ नीचे आके गिरते हैं। गैलीलियो ने ऐसा कहा था, लेकिन क्या आगे चल के साइंटिस्ट या फिर किसी ने भी इस बात को माना नहीं कि मतलब दो ऑब्जेक्ट एक साथ अगर ऊपर से हम गिराते हैं तो वो एक साथ नीचे कैसे पहुंचते हैं। तो गैलीलियो ने उस बात को प्रूव किया था कि अगर हम ऊपर से कुछ भी फेंकते हैं तो क्या होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे पहुंचते हैं। जैसे मान लो हम क्या ले लेते हैं, बिल्कुल सी हल्की सी लाइटर ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। जैसे हमने कोई भी बर्ड का क्या लिया, पंख ले लिया, ठीक है, हम फेदर को नीचे फेंक रहे हैं, और दूसरा क्या, हमारे पास एक स्टोन है, तो दोनों चीज अगर नीचे फेंकते तो वो दोनों एक साथ पहुंचते। गैलीलियो ने ऐसा बोला था, और इसके बारे में इन्होंने इतनी ही जानकारी दी थी कि कोई दो ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से नीचे फेंकते तो वो दोनों एक साथ पहुंचते हैं। उसके बाद वो किस पे डिपेंड करता है, तो इन्होंने वो बोला था कि इनर्शिया पे डिपेंड करता है, इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है, क्लियर है। तो इनर्शिया के बारे में इन्होंने बताया था, लेकिन न्यूटन ने इसी जो गैलीलियो ने जो भी कंसेप्ट दिया था, इसी का यूज करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बना दिया, जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, क्लियर है। तो वो देखिए कैसे, मान लेते हैं कोई भी इंक्लाइंड प्लेन से अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं या फिर स्ट्रेट लाइन में, यानी कि स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, नीचे एक साथ पहुंचते हैं। गैलीलियो का ये लॉ था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, और इसी का यूज न्यूटन ने किसमें किया, फर्स्ट लॉ में किया। तो देखिए न्यूटन के अब तीनों लॉज देखते हैं क्या थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Newton gave 3 laws governing the motion of bodies. We proceed with the statement of these 3 law. न्यूटन ने क्या किया था, 3 लॉ के बारे में डिस्कस किया था। उन लॉ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ था हमारे पास, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, इस लॉ के फर्स्ट लॉ उन्होंने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, क्लियर है। तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला था, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक उसके ऊपर बाहर से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, क्लियर है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, उनकी स्टेटमेंट क्या थी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि कोई भी बॉडी हमारे पास वो कंटिन्यू रहेगी, कहाँ पे, रेस्ट में या फिर किस में, यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में रहेगी, जब तक अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट एंड बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। जब तक वो अपनी सेम स्टेट में रहेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा देते हैं, क्लियर है। ये था उनका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके। ये था उनका सेकेंड लॉ, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एंड दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि जो लीनियर मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा टाइम के साथ, वो हमेशा क्या रहेगा, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी के डायरेक्शन में रहेगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन होगी। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे, अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है तो हम इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कहता है यू क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम मान लेते हैं यू है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v, और कोई उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हमारे पास, स्मॉल m है। तो हम बोल सकते हैं P1 इक्वल क्या होगा, m u, और P2 जो लीनियर मोमेंटम P2 है उसको हमने मान लिया जिसकी वेलोसिटी v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v है, उसका फाइनल लीनियर मोमेंटम P2 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी u है उसका
इनिशियल मोमेंटम क्या है, P1 है। क्लियर। और कितने टाइम में, t टाइम में, उसको हमने स्मॉल t नाम दे दिया। क्लियर। तो अब देखिए चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो चेंज क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे और किससे, टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो यही होगा। तो P2 माइनस P1 बाई टी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है और कोई कांस्टेंट साथ में आता है। P2 माइनस P1 बाय टी इक्वल क्या होगा, K और फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन होगी फोर्स की, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, लीनियर मोमेंटम की होगी। अभी समझ में आया क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज हो रहा है P2 से P1 में, यानी कि P2 माइनस P1 क्या आएगा, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसके साथ, टाइम के साथ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और वो क्या होगा, हमेशा किधर एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इक्वल के एफ। क्लियर है। तो P2 माइनस P1 बाई टी इक्वल के एफ, ये क्या हुआ हमारे पास, सेकंड लॉ। क्लियर हुआ यहां से कि सेकंड लॉ है क्या, जो टाइम के साथ लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या होगा, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। क्लियर है। ये क्या था हमारे पास, सेकंड लॉ। थर्ड लॉ है हमारे पास। थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, हमने कुछ 9th क्लास में भी बेसिक किया है, क्या, अगर कोई एक्शन हो रहा है उसके अपोजिट क्या मिलेगा, हमें रिएक्शन मिलेगा, नॉर्मल हम ये बोल सकते हैं। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक एक्शन का हमेशा हमें क्या मिलेगा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जितना हमने एक्शन किया उतना ही हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ, जितना फोर्स हम एक्शन में लगा रहे हैं उतना ही हमेशा हमें किस में मिलेगा, रिएक्शन में मिलेगा और अपोजिट मिलेगा। क्लियर है। जैसे हमारे पास वॉल है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किक कर रहे हैं पैर से, तो जितना हमने उस पे फोर्स लगाया वॉल पे, उतनी ही तेजी से वॉल क्या करेगी, हमारे पैर पे चोट करेगी। यानी कि जितना तेजी से हम पैर से किक करते हैं वॉल को, उतना ही तेजी से वॉल भी क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो एक्शन क्या हुआ हमारे पास, हमने हमारा पैर जो हमने किक किया, रिएक्शन अपोजिट हमें क्या मिला, दीवार ने हमें वापिस मारा, यानी कि इक्वल मिला हमें, जितना रिएक्शन किया था उतना ही फोर्स लग के वापिस हमें लगती है। क्लियर है। इक्वल एंड अपोजिट हम यहाँ बोल सकते हैं, कोई एक बॉडी है, ये हमारे पास हमेशा थर्ड लॉ का मतलब, थर्ड लॉ वहीं पे काम करेगा जहां पे दो ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे। क्लियर है। ये नहीं कि एक ऑब्जेक्ट पे ही हम काम कर देंगे, नहीं, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे हमारे पास, दो बॉडी मिलेंगे। हमने मान लिया एक हमारे पास 1 बॉडी है, दूसरी का नाम क्या है 2, तो फोर्स लग रहा है। क्लियर। 1 पे 2 की वजह से वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 2 पे लगने वाले फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से, और क्या आएगा साथ में, अपोजिट, मतलब माइनस साइन साथ आता है। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, मान लो वॉल है, इस पे हमने क्या किया, पैर से किक किया, तो वापिस वॉल क्या करेगी, हमारे पैर पे दोबारा से जितना एक्शन के साथ हमने किया था उतना ही रिएक्शन मिलेगा और अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। ये थे हमारे पास क्या, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ न्यूटन के। अब बात करते हैं हम, फोर्स है हमारे पास, उसकी डायमेंशन, फॉर्मूला, डेफिनेशन और यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास, उस पे मान लेते हैं m मास है, और वो क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, कितने टाइम में क्या कितना कवर करता है, क्या फोर्स लगता है, ये सारी चीजें हमने मान ली यहाँ पे। क्लियर। तो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, सेकंड लॉ भी पढ़ा है, क्या था, P1 था हमारे पास mu इनिशियल वेलोसिटी के साथ, लीनियर मोमेंटम P1, फाइनल वेलोसिटी के साथ लीनियर मोमेंटम P2। यहाँ पे क्या होगा, P2 माइनस P1 बाई टी इक्वल के एफ, ये क्या था हमारे पास, सेकेंड लॉ से हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि इक्वल 1, यानी कि के कोई कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, 1। ये क्या था, सेकेंड लॉ। अब हम देखिए यहाँ से वैल्यूज पुट कर सकते हैं, किसकी, P2 की क्या है mv, और P1 की क्या है mu। तो mv माइनस mu बाई टी इक्वल की एफ, ऐसा हम बोल सकते हैं। दोनों में से m क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो m हमने क्या ले लिया बाहर, v माइनस यू बाई
टी इक्वल के एफ। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी क्या, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो यहां से ये देखिए v इक्वल यू प्लस ए टी, तो u को इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा v माइनस यू इक्वल ए टी। यहां से हम a की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो डिवाइड में क्या होगा t, तो v माइनस यू बाई टी m इंटू ए इक्वल के एफ। क्लियर है। तो यहां से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं और हमें ये पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, पता है हमें। ये तो हमने काम किया था 9th स्टैंडर्ड तक, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, डीपी बाई डी बोल सकते हैं हम, किसको, फोर्स को बोल सकते हैं सर डीपी बाई डी। क्या कैसे बोलेंगे इसको, डी बाई डी ऑफ पी, हम ऐसा बोल सकते हैं डी बाई डी ऑफ पी। तो F इक्वल डी बाई डी टी, पी की जगह हमारे पास क्या वैल्यू होती है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, p होता है हमारे पास। क्लियर है। तो m को हम बाहर ले लेते हैं कि मास क्या है, कांस्टेंट है किसी भी बॉडी का, तो m, और dv बाई dt, तो dv बाई dt क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, F इक्वल कोई कांस्टेंट साथ में ले लेते हैं m इंटू ए, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म कर रहे हैं तो k कोई कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। हमारे पास फोर्स इक्वल क्या आ गया, एम ए। ये हमने क्या कर दिया, हमारे स्टैंडर्ड के इक्वल हमने फोर्स को डिफाइन कर दिया, यहां से F इक्वल एम ए। अब देखिए जब कोई बॉडी का मास 1 kg है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहां पे फोर्स 1 न्यूटन है, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखिए हम बोल सकते हैं यहां से इफ m इक्वल यूनिट मास, हम मान लेते हैं हमारे पास मास कितना है, यूनिट मास है यानी कि 1 kg है, वहां पे एक्सेलरेशन है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तो उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F इक्वल एम ए होता है तो फोर्स आ जाएगा 1 इंटू 1 क्या, 1 न्यूटन। और यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स when it is applied on a 1 kg mass, जब फोर्स जितना, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स किस पे अप्लाई करेंगे, 1 kg मास पे, इट कैन एक्सिलरेट, तो ये एक्सिलरेट करवाएगा दैट मास बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सिलरेट करवाएगा उस मास को किससे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। देन दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज नोन एज 1 न्यूटन फोर्स, और उस टाइम पे वो फोर्स क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। क्लियर है इतना। यानी कि जब हमारे पास किसी भी बॉडी का मास है 1 kg, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पे, तो उस ऑब्जेक्ट को वो क्या करवाता है, एक्सेलरेट करवाता है किससे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सेलरेट हो जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो वही अमाउंट ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। क्लियर है। अभी देखिए हम क्या करते हैं, ये थी हमारे पास एसआई यूनिट थी केजी में, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और फोर्स न्यूटन में। अगर हम यही चीज सीजीएस में लिखना चाहें तो केजी को हम ग्राम में लिखते हैं, और मीटर को हम किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड का सेकंड ही रहता है, तो इसको हम केजी को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में लेते हैं। तो उस टाइम पे जो फोर्स है सीजीएस के अंदर वो किस में आता है, डाइन के अंदर आता है, यानी कि F इक्वल 1 डाइन। क्लियर है। कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट से हम सीजीएस यूनिट में कैसे चेंज करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन मान क्या लेते हैं, ये तो फॉर्मूला होता है, ये F इक्वल एम ए। यहाँ पे हमारे पास फोर्स कितना है, 1 न्यूटन, इक्वल मास कितना है 1 kg, एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100। वो लिख दिया हमने, 1 kg की जगह 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3 ये है, 2 ये, 10 टू पावर 5, और यूनिट क्या आ जाएगी साथ में, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, ये है डाइन। यानी कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 टू पावर 5 डाइन होते हैं। क्लियर है इतना। अब हम यहां से डायमेंशन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसका, क्या हमें पता है F इक्वल एम ए है,
और ये हम फर्स्ट यूनिट में बहुत ही अच्छे से याद करके आ चुके हैं, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। तो हम या तो डायरेक्ट ही पता होता है F=ml/T-2, नहीं पता फिर भी हम क्या करते हैं, मास को तो किस में लेते हैं, m में ही लेते हैं। क्लियर। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके वहां से निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन LT-2 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, हो जाएगा। A इक्वल क्या है, V/T, और V को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम पहले से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को किस में लेते हैं, L में। और T क्या हो जाएगा 2, और ऊपर जाएगा T-2, क्या आ जाएगा mL/T-2। क्लियर है इतना। तो आज हम ये न्यूटन के तीनों लॉज और फोर्स के बारे में करेंगे, और कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं तीनों लॉज के ऊपर, वो तीनों लॉज के न्यूमेरिकल लेके आएंगे और उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे 1 by 1। क्लियर है, थैंक यू।